अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं अरफाज और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 27 जून 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत के साथ ही भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ भी आखिरकार सांसद बन गए हैं। सपा प्रत्याशी के तौर पर उतरे अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को उन्होंने पटखनी देते हुए जीत दर्ज की। हालांकि इसमें सपा प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। 2022 विधानसभा चुनाव से पूर्व टिकट की आस में सपा में शामिल हुए अखिलेश यादव ने उन्हें नजरअंदाज किया तो वापस सपा में लौटकर उन्होंने अखिलेश यादव को ऐसा जख्म दिया जिसके इलाज के लिए कम से कम 5 साल का इंतजार करना होगा। उसके बाद भी जख्म भरेगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं है। दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज सोमवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं इससे पहले एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने भी शुक्रवार 24 जून को अपना नामांकन दाखिल किया था। उनके नामांकन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राज्य के मुख्यमंत्री समेत एनडीए के घटक दलों के कई नेता मौजूद थे। वहीं आज यशवंत सिन्हा के नामांकन दाखिला कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, एनसीपी चीफ शरद पवार समेत विपक्षी दलों के कई नेताओं के मौजूद रहने की उम्मीद है। दोस्तों शहाबुद्दीन की मौत के बाद क्या अब मुस्लिम वर्ग पर राष्ट्रीय जनता दल की पकड़ कमजोर होने लगी है? शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के हालिया बयान से यह अंदाजा लगाया जा रहा है। हिना साहब ने अपने बयान से इशारा कर दिया है कि वो आरजेडी छोड़ चुकी है। हिना साहब का यह फैसला लालू यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव की भी टेंशन बढ़ा सकता है। रविवार को मुस्लिम मंच करवाने बेदारी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजर आलम हिना साहब से मिलने पहुंचे थे। उनके साथ और भी कई लोग थे। इस दौरान हिना साहब ने मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बातचीत करते हुए हिना साहब ने कहा, अभी हम घर में बैठे हैं, किसी पार्टी में नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल है। आगे क्या करना है इसका फैसला पूरे बिहार का दौरा करने के बाद लूंगे। शहाबुद्दीन के पत्नी के इस बयान से कयास लगा रहे हैं कि हिना साहब ने आरजेडी का साथ छोड़ दिया है। दोस्तों पति के साथ चूड़ी खरीदने बाजार गई 7 दिन की नई नवेली दुल्हन को अचानक स्कॉर्पियो सवार युवक ले गया था। पति वहीं खड़ा होकर पूरा नजारा देखता रहा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसने थाने में पत्नी के अपहरण की रिपोर्ट लिखा दी। जब नई नवेली दुल्हन की बरामदगी हुई तो मामला कुछ और ही निकला। हालांकि पति का हाथ छुड़ाकर भागी दुल्हन के अपहरण केस में पहले ही स्पष्ट था कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है, लेकिन उसकी बरामदगी के बाद एक नया मोड़ सामने आया है। 14 जून को मोनी और विवेक की शादी हुई और 18 जून को दोनों का रिसेप्शन हुआ। इसके बाद मोनी अपने मायके चली गई। 2 दिन बाद जब वो मायके से लौटी तो 22 जून को चूड़ी खरीदने की बात करते हुए पति को लेकर बाजार चली गई। दोनों मियां बीवी कोतवाली थाना क्षेत्र के दीनदयाल चौक पर चूड़ी खरीद रहे थे कि तभी मोनी अपने पति का हाथ छुड़ाकर दूसरे युवक का हाथ थामकर फरार हो निकले। इसके बाद पति की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दोनों को बेगूसराय स्टेशन से डिटेन कर लिया। अब मोनी ने पुलिस के सामने नई बात कह दी। मोनी का कहना है कि उसने दिव्यांशु शेखर से 2 साल पहले ही मंदिर में शादी कर ली थी, इसलिए वो अब उसी के साथ रहेगी, उसी के साथ जिएगी और उसी के साथ मरेगी। अपने पति विवेक के पास वो नहीं जाना चाहती है। चाहे जो हो जाए, मेरा प्रेमी जैसा भी हो वो मेरे लिए देवता है। मामले में प्रेमी दिव्यांशु को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे बेल मिल गई। मोनी की पेशी शनिवार को हुई और 164 का बयान कराने के बाद उसने प्रेमी के साथ जाने का फैसला कर लिया। वो प्रेमी दिव्यांशु के साथ चली गई। दोस्तों एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी का कहना है कि नरेंद्र मोदी की अगवानी वाली केंद्र सरकार पिछले 8 सालों से हिंदुत्व राजनीति को बढ़ावा दे रही है। हैदराबाद के सांसद अवैसी का कहना है कि मॉब लिंचिंग की घटना, 3 तलाक पर प्रतिबंध, मस्जिदों की धार्मिक पहचान को परिवर्तित करने की कोशिश, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में मुस्लिमों को घर को ध्वस्त करने में बुलडोजर का इस्तेमाल कर यह दर्शाता है कि बीजेपी और आरएसएस अपने एजेंडों को लागू कर रहे हैं। अवैसी कहते हैं कि हिंदुत्व एक अलग अवधारणा है, देश के संविधान तथा संस्कृति के लिए खतरा है। उनके मुताबिक हिंदुत्व समानता पर भरोसा नहीं करता है, ये एक राष्ट्र और एक धर्म की बात करता है। अवैसी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र का विचार हिंदू प्रभुत्व पर आधारित है। इसका मतलब है कि जो हिंदू नहीं है उसका शोषण या दमन किया जाए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जब से केंद्र सरकार में आए हैं तब से धर्मनिरपेक्षता को खत्म करने के, देश को हिंदू राष्ट्र में बदलने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर देश में धर्मनिरपेक्षता का अंत होता है, इस देश को विविधता अनेकता ने मजबूती दी। अवैसी ने कहा कि वो देश की इस प्रकृति की रक्षा के लिए लड़ने के लिए तैयार है।
दोस्तों राजधानी में बहुत जल्द एक और एलिवेटेड सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। ये एलिवेटेड सड़क मीठापुर और सिपारा के बीच बनाई जाएगी। इसकी लंबाई 2.1 किलोमीटर होगी। इसका डिजाइन 1 साल में बिहार राज्य पथ विकास निगम के इंजीनियरों ने बनाया है। ये डिजाइन फाइनल हो गया है। अब सरकार से अनुमति मिलते ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके निर्माण पर कुल 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बता दें कि पहले सतह पर ही सड़क बनाने की योजना थी, तब इसके निर्माण पर 100 करोड़ रुपए खर्च अनुमानित थे। फिर एलिवेटेड सड़क बनाने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त मीठापुर गोलंबर के दक्षिण और चौराही बढ़ाई जानी है, जिससे गाड़ियों का परिचालन आसानी से किया जा सके। दोस्तों अब पटना के सड़कों पर एडवांस सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके माध्यम से यातायात की निगरानी की जाएगी। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के पास दंड के साथ चालान भी पहुंचेगा। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से ओवर स्पीड, ओवरलोडिंग, सिग्नल के नियमों का पालन न करने, हेलमेट नहीं पहनने समेत कई तरह की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। इन कैमरे के लगने के बाद चौक चौराहे पर पुलिस जवानों की तैनाती की जरूरत भी कम हो जाएगी। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 15 अगस्त से पूरी तरह काम करने लगेगा। दोस्तों बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर सियासी थम नहीं रही है। इसको लेकर बीजेपी और जेडीयू समेत तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा आए दिन कोई न कोई मांग की जा रही है। इस कड़ी में अब बीजेपी की तरफ से जाति जनगणना कराए जाने को लेकर जेडीयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ दिन पहले केंद्र सरकार से पूरे देश में जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग की, जिसके बाद अब बीजेपी द्वारा जाति जनगणना पर नई मांग की गई है। दोस्तों बिहार के बीजेपी उपाध्यक्ष और मीडिया विभाग के प्रभारी राजीव रंजन ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि राजनीति को सिर्फ भावनात्मक मुद्दों तक सीमित रखना किसी भी राज्य के लिए सही नहीं है। आज बढ़ते बिहार में छात्रों की पढ़ाई, किसानों की महंगाई, गरीबों का उत्थान, महिलाओं को काम तथा सुरक्षा पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। सभी राजनीतिक दलों से मेरा आग्रह है कि भावनात्मक मुद्दों के साथ साथ इन विषयों पर भी ध्यान दें। दोस्तों फिल्म अभिनेता सोनू सूद से लोग अक्सर मदद मांगते रहते हैं और सोनू सूद अपने स्तर पर लोगों की मदद भी करते हैं। बिहार के एक बीमार शिक्षक को सोनू सूद से मदद मांगना पड़ा महंगा। यहाँ साइबर अपराधियों ने शिक्षक के बैंक खाते से सारे रुपए उड़ा दिए। मामला नालंदा के द्वारिका नगर मोहल्ले का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षक शुभम कुमार पिछले 1 साल से जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। वर्ष 2021 में कोरोना के कारण फेफड़े पूरी तरीके से संक्रमित हो गया था, जिसके बाद चेन्नई स्थित MGM हेल्थ केयर उनके फेफड़े के ट्रांसप्लांट के लिए 45 लाख रुपए की मांग की। बीमार होने के बाद वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर बिहार शरीफ में किराए के मकान पर रह रहे हैं। शिक्षक शुभम कुमार ने अपने इलाज के लिए राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई, पर कहीं भी कोई मदद नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने मदद की आस में ट्वीट पर सोनू सूद से गुहार लगाई। शनिवार को देर शाम उसके मोबाइल पर किसी अनजान शख्स ने फोन किया और अपने आप को सोनू सूद का मैनेजर बताया। फिर एक लिंक भेजकर उस पर रजिस्ट्रेशन करने को कहा। शिक्षक को अनजान शख्स की बातों से कुछ शक हुआ। उसके बाद उन्होंने दिए गए लिंक को डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की। कुछ देर बाद उनके अकाउंट से बचे हुए 2000 रुपए गायब हो गए थे। दोस्तों खेती किसानी के समय किसान की फसल कभी कभार बारिश, ओले या आंधी के तूफान के कारण बर्बाद हो जाती है। ऐसे में कई किसान के रोजी रोटी का संकट आ जाता है। किसानों का बीमा नहीं होने के कारण वो बर्बाद फसल पर मुआवजा नहीं ले पाते हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री सफल बीमा योजना की शुरुआत की थी। किसान क्रेडिट कार्ड या सहकारी बैंक से कर्ज लेने वाले किसानों का बीमा ऑटोमेटिक बैंक के माध्यम से हो जाता है। इस योजना का लाभ उठाने के पात्र वो किसान भी होंगे जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ या बनवाया गया या सहकारी बैंक का कर्ज नहीं है। वहीं अगर आपने प्रधानमंत्री सफल बीमा योजना के अंतर्गत ई मित्र या अन्य किसी माध्यम से सफल बीमा करवाया है, तो आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत किसान को अगर व्यक्तिगत नुकसान होता है, उसे इसका फायदा मिलता है। दोस्तों बचपन में कराटे की ट्रेनिंग ले चुके दिनेश लाल यादव निरहुआ का एक्शन लोगों को इतना पसंद आता था कि उनके फॉलो फिल्में भी 3 सप्ताह तक चलती थी। भोजपुरी बोलने या समझने वाले लोग इस नाम से अवगत है, क्योंकि 2010 का दशक शुरू होते होते इस नाम से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में वो जगह बना ली थी जो मनोज तिवारी और रवि किशन जैसे सुपरस्टार को ही नसीब था। अब 2019 में लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव से मिली हार का बदला उन्होंने उनके भाई धर्मेंद्र यादव को हरा कर चुकाया है। सपा के प्रभाव वाले आजमगढ़ में निरहुआ ने भगवा लहराया है, भाजपा का झंडा बुलंद किया है। दिनेश लाल यादव निरहुआ मूल रूप से राजीपुर के बेहरा परिवार से ताल्लुक रखते हैं।